हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और जो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। कौन सी? विधि निर्माण प्रक्रिया और संसदात्मक शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, इसका प्रभाव सबसे अधिक रहा है। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए हैं, या तो शब्दशः लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लिखित उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की संकल्पना कहाँ से ली गई है? हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। और इसकी संकल्पना जो है यूएसएसआर मतलब कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और जिसे अब रूस के कहीं कहीं किताबों में रूस भी लिखा होता है, लेकिन उस समय के अनुसार ये यूएसएसआर था। और 1922 से 1991 के बीच का ये सबसे बड़ा देश रहा विश्व भर में। तो इस समय आपको कहीं कहीं जो अगर यूएसएसआर नहीं लिखा मिलता है, जो अगर रूस मिलता है तो वो सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इस लिखित संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये फोर्स में कब आया, मतलब कब लागू हुआ? 1789 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो ये संविधान संशोधन कौन सा था? 42वां जो संविधान संशोधन था ये हुआ कब था? 1976 में। ठीक है, और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन को जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। हमारी प्रस्तावना में ये सभी वर्ड प्रस्तावना में है, ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। और जब ये कब हुई थी? 1789 से 1799 के बीच में। इसी प्रकार 3 न्याय की बात किए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और इसको रूसी क्रांति से लिया गया था। किससे? रूसी क्रांति से लिया गया था। और कब? 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उद्देशिका या प्रस्ताव या प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना। लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, कौन सा? अनुच्छेद
32 है, इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जब बात आए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है, तब आप लिखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 को। और केवल जो अगर लिख के आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उसका होगा करेक्ट आंसर उद्देशिका या प्रस्तावना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ये उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अर्थात भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी तथा नाम परिवर्तन से संबंधी अध्यादेश पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि या कमी या नाम परिवर्तन संबंधी अध्यादेश पर किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो है राष्ट्रपति। और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, तो ये जो है संसद विधि द्वारा कर सकती है। कौन से? संसद करते हैं विधि द्वारा। और ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। किस में? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अध्यादेश की बात है, अध्यादेश पे पूर्व मंजूरी जो है राष्ट्रपति को लेनी पड़ती है, लेकिन जो इसका कानून बनाता है वो संसद बनाता है, और ये अनुच्छेद 3 में दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि फजल अली का संबंध किससे है? तो फजल अली का संबंध जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से है। किससे है? राज्यों के पुनर्गठन से। इस पे थोड़ा हम विस्तृत बात करेंगे, थोड़ा समय लेंगे इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोगों से मिलकर के एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति को जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था। मतलब कि नेहरू, पटेल और सीतारमैया जो थे, जिसको हम JVP समिति बोलते हैं, इनकी रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु जो भाषी के पोटी श्री रामुलु थे, इनके नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, और लगभग 58 दिन के बाद जो है आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद जो है एक तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य बना जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य गठित हुआ जिसका नाम आंध्र प्रदेश था। यह एक ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो उसी समय एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। तो इसीलिए फजल अली का संबंध जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 69वां या 69वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। और यह संविधान संशोधन हुआ कब था? 1991 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? पहली बात तो ये 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। अब बात आती है नागरिकता की, तो भारतीय नागरिकता को जो है संविधान में भाग 2 में दर्शाया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता की बात की गई है। और ये जो 5 प्रकार से नागरिकता, ये ध्यान रखिएगा, बात यहाँ पर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की हो रही है।
तो उस हिसाब से 5 जो प्रकार थे वो थे, एक था जन्म से, दूसरा वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, तीसरा देशीयकरण द्वारा नागरिकता, चौथा पंजीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा था भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो इन 5 प्रकारों से नागरिकता मिलती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी बोलते हैं। तो ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्हें प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ता है। शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने और शरणार्थी समस्याओं को हल करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद। इसका करेक्ट आंसर है संसद। संसद से जो है भारत में नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6। प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार कितने? 6। मूल अधिकार जो हैं वो लिए कहाँ से गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और इसका वर्णन संविधान में भाग 3 में, भाग भी ध्यान रखिएगा कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका वर्णन किया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 और देश के कहाँ से? यूएसए से। ये 3 चीज़ें जरूर याद रखनी हैं। और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा भाग 3। इस पे थोड़ा और बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इससे अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया। अनुच्छेद 300 का के रूप में रखा गया और ये कानूनी अधिकार बन गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? 32 में। और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। ये रिट कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेख, नंबर 4 उत्प्रेषण और नंबर 5 अधिकार प्रच्छालेख। ये 5 प्रकार की रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय दायर कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद छोड़कर समस्त मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं निलंबित किया जाता है, बाकी सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 क्या है। तो अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। बात आती है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। किस अनुच्छेद में है? 352 में है। और
युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति घोषित करता है। इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किसके आधार पर? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 18 में किन अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया। उपाधियों का अंत का मतलब कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। और जितने भी ये भारत रत्न हुए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी प्रकार के जो हैं उपाधियां, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दी जाती हैं। ध्यान रखना है, किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस रिट के द्वारा न्यायालय में बंदी करता व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर प्रस्तुत करना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है जिसके द्वारा न्यायालय में बंदी करता व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सशरीर प्रस्तुत करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। और यह तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ये कब जारी किया जाता है? जब उसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान है। मतलब कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है अनुच्छेद 226 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे भारत के संविधान में यह भाग 4, किस भाग में? हमें भाग याद रखना है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णन किया गया है। भाग 4 और 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में वर्णन किया गया है। और जो ये नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, मतलब कि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस राज्य में समान नागरिकता संहिता का कानून लागू है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। गोवा में इस समय ये भारत में अभी ओनली 1 राज्य है जहां समान नागरिकता संहिता कानून लागू है। और ये जो समान नागरिकता संहिता की बात है यह अनुच्छेद 44 में निहित है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में निहित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और यह किसकी अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और ये जो है मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और ये भाग 4 का में शामिल हैं और अनुच्छेद 51 का में। ध्यान रखिएगा, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के तहत इनको रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 11। वर्तमान में मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन जब 42वां संशोधन हुआ था तब मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। जब 1976 में 42वां संशोधन हुआ था तब मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और जो ये 11वां मूल कर्तव्य बढ़ा है यह 46वें संविधान संशोधन में बढ़ा है। कौन सा? 46वें, सॉरी 46वें नहीं, 86वें संविधान संशोधन में जो है वो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और यह जो है मूल कर्तव्य क्या है? माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जो है ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संशोधन में। कुल मिलाकर के प्रेजेंट टाइम में 11 मूल कर्तव्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो अभी बता चुके हैं, रूस या USSR, जिसको हम बताए थे इसका फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसको प्रेजेंट टाइम में रूस के नाम से जाना जाता है। तो मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए? रूस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा NRC सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? कौन सा? NRC। तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में अभी हाल में ही सर्वप्रथम में NRC लागू हुआ। NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो ये एक प्रकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो लोग लीगल इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है PN भागवती। PN भागवती। PN भागवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। और ये जनक माना क्यों जाता है? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा या PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। इसलिए भारत में जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? PN भागवती को। और PIL का फुल फॉर्म क्या है? तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय पद्धति। कौन सा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अच्छा, निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। और बाद में इसमें और जोड़ दिया गया, वो हैं पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। इसके अलावा जो है केंद्र शासित प्रदेश के पुडुचेरी और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद? 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो लोकसभा भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत क्या क्या है? संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 85 में प्रदान किए गए। तो ये आज के थे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।